कहानी के शुरू में 1972 का टाइम दिखाया जाता है, जहां दो बच्चे खेल रहे हैं। तभी इनकी मार्बल बॉल इनके हाथ से गिरकर नीचे दूसरे फ्लैट में पहुंच जाती है। जब वो बच्चे फ्लैट के अंदर जाकर जैसे ही मार्बल बॉल उठाते हैं तो सफेद कपड़े पहने एक औरत चेयर से गिर जाती है। असल में वो काफी देर पहले मर चुकी थी। इस सब के 4 साल बाद इसी बूढ़ी औरत वाले फ्लैट में एक फैमिली शिफ्ट हुई है, जिन्होंने ये फ्लैट बैंक से लोन लेकर लिया है। बैंक का लोन उतारने के लिए दोनों हस्बैंड वाइफ तो काम पे चले जाते थे और इनके पीछे घर पर रह जाती थी एम्पायर, जो इस कपल की बड़ी बेटी है, जिसने घर पर रहकर अपने छोटे भाई रेफल और अपने दादाजी का ख्याल रखना होता था। अभी वो अपने भाई के कपड़े चेंज करवा ही रही थी तो अचानक उसके पास बैठे दादाजी गायब हो जाते हैं। घबराहट में वो अपने भाई को छोड़कर अपने दादाजी को ढूंढने में लग जाती है। दादाजी इस टाइम वॉशरूम में थे। उन्हें देखते हुए एम्पायर भी वॉशरूम के अंदर चली जाती है और अचानक वॉशरूम के सारी खिड़कियां दरवाजे बंद हो जाते हैं। वो जोर जोर से चिल्लाकर अपने मॉम डैड को बुलाती है। उनके मॉम डैड दरवाजा खोलकर उसको बाहर निकालते हैं और फिर रेफल के रूम में जाते हैं, जहां वो खिड़की से लटका हुआ था। अगर रेफल गिर जाता तो यकीनन नहीं बचता। उसके डैड अपनी वाइफ को खामोश कराते हुए जल्दी से ले जाकर रेफल को पकड़कर कमरे में ले आते हैं और फिर एम्पायर को डांटना शुरू कर देते हैं। एम्पायर उन्हें बताती है कि यहाँ दादाजी अजीब तरीके से गायब हो गए थे। फिर अचानक वो बाथरूम के दरवाजे बंद हो गए और जब मैंने नीचे से देखा तो मुझे नीचे एक शैतानी पांव नजर आया। एम्पायर के मॉम डैड उसकी कोई बकवास नहीं सुनते और उसे ही डांट कर यहाँ से चले जाते हैं। सीन कट होकर हमें एम्पायर के दूसरे भाई को दिखाया जाता है, जिसने अपनी रूम की खिड़की पर दूसरी बिल्डिंग से अटैच रेलिंग पे एक लेटर मिला। इस लेटर पे एक लड़की का नाम लिखा था। एम्पायर के भाई को लगता है कि शायद ये लड़की उसे दोस्ती करना चाहती है। वो भी अपना नाम लिखकर उसे रेलिंग पर लगाकर दूसरी बिल्डिंग तक पहुंचाता है और काफी देर उस लड़की के वेट में खड़ा रहता है जो ये लेटर लेगी। थककर जैसे ही उस साइड पे होता है तो उसे दोबारा रेलिंग से आवाज आने लगती है। जब वो देखता है कि उस जगह एक और लेटर पड़ा था, जबकि दूसरी तरफ रेफल अपने कमरे में ड्राइंग कर रहा था। और इस बार दोबारा एम्पायर के दादाजी घर से चले जाते हैं। अपने दादाजी को ढूंढने जाने से पहले वो रेफल को यह कह के गई थी कि यहाँ से हिलना मत, लेकिन उसके यहाँ से जाते ही रेफल को एक बार बॉल की आवाज़ आती है जो उसके रूम के बिल्कुल करीब पड़ी थी। रेफल जैसे ही इस बार बॉल को उठाने जाता है तो उसे अपने दूसरे कमरे से टीवी चलने की आवाज़ आती है। टीवी पर एक बूढ़ी कार्टून उसके अपने पास बुला रही थी। रेफल बेचारे को कुछ समझ नहीं आता तो वो जैसे ही टीवी के पास जाता है तो टीवी के अंदर से एक भूतिया हाथ निकलकर उसे टीवी के अंदर कर लेता है। यहाँ दिखाया जाता है कि एम्पायर को रोड पर घूमते हुए अपने दादाजी भी मिल जाते हैं, जिन्हें वो लेकर जब घर पर आ रही होती है तो उसके दादाजी कहते हैं कि नहीं, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, वहाँ जो औरत है वो हम सबको मार डालेगी। एम्पायर ज़बरदस्ती उन्हें घर लेकर आ जाती है, लेकिन घर आने पर उन्हें अब रेफल नहीं मिल रहा था। घबराकर ये लोग पुलिस में भी रिपोर्ट करवा देते हैं, जिसके बाद एम्पायर के मॉम डैड भी रेफल को ढूंढने के लिए बाहर निकल चुके थे। अब एम्पायर ही घर पर अकेली थी और तभी उसे एक फ़ोन की आवाज़ आती है। एम्पायर जब फोन उठाती है तो फोन की दूसरी तरफ रेफल था। वो रेफल से पूछती है कि तुम कहाँ हो, लेकिन खुद भी नहीं जानता था कि रेफल आखिरकार वो है कहाँ। फोन पर बात करते हुए एम्पायर को रेफल की आवाज़ पास ही के एक फ्लैट से आती है। वो फोन छोड़कर जल्दी से उस फ्लैट के पास जाकर उसे जोर जोर से बुलाना शुरू कर देती है और ऊपर से इसी बिल्डिंग में रहने वाला एक दूसरा आदमी आकर एम्पायर को बताता है कि ये फ्लैट सालों से नहीं खुला। एम्पायर के मॉम डैड और उसका भाई भी यहाँ आ चुके थे। वो इन सबको बताते हैं कि मुझे रेफल की आवाज़ यहाँ से आ रही है। ये लोग इस फ्लैट का लॉक खोलकर इसके अंदर चले जाते हैं। रेफल को ढूंढते ढूंढते एम्पायर इस फ्लैट के एक कमरे में आई, जहां उसे पर्दे के पीछे एक छोटे बच्चे का साया नजर आया। जैसे जैसे उस साये के करीब जाती है वो साया बड़ा होता गया। एम्पायर जैसे ही पर्दा हटाती है तो वहां एक चुड़ैल खड़ी थी। वो उसे देखते ही डर चुकी थी। उसके लंबे लंबे बाल, वो जोर जोर से उसे चीखे मार रही थी। एम्पायर की फैमिली उसे यहाँ आकर खामोश करवाने की कोशिश करती है और उसके डैड जब खिड़की के पीछे देखते हैं तो वहां कोई भी नहीं था। खैर, अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि एम्पायर की मॉम अपने काम पर थी और यहाँ उस शॉप पे कस्टमर के तौर पर एक पैरालाइज्ड औरत आती है, जो एम्पायर की मॉम को देखकर सीटी बजाने लगती है। एम्पायर की मॉम को थोड़ा अजीब लगता है तो वो बाहर जाकर उस औरत से बात करने की कोशिश करती है और तभी यहाँ उस औरत की मॉम भी आ जाती है, जो उसे बताती है कि मेरी बेटी बोल नहीं सकती। ये पैरालाइज्ड औरत अपनी मॉम को कुछ समझाती है। वो असल में एम्पायर के घर में होने वाली सारी चीजें एम्पायर की मॉम को देखकर समझ चुकी थी। इसलिए इस पैरालाइज्ड औरत की मॉम एम्पायर की मॉम को एक कार्ड देती है और कहती है इसे तुम हमेशा अपने पास रखना, ये तुम्हारी मदद करेगा। दूसरी तरफ घर में आज दोबारा से एम्पायर के बड़े भाई के पास दूसरी बिल्डिंग से एक लेटर आया है। वो दूसरी बिल्डिंग की खिड़की को देखता है, वहां तो कोई भी नहीं था। तो वो फैसला करता है कि वो सामने वाली बिल्डिंग में जाकर चेक करेगा कि आखिर कौन उसे लेटर्स लिख रहा है। ये लड़का जैसे ही दूसरी बिल्डिंग में जाता है तो कोई लड़की उसे पीछे से गले लगा लेती है। लड़के के हाथ में कैंडल थी और सामने एक शीशा लगा हुआ था। ये लड़का जब शीशे में इस लड़की को देखने की कोशिश करता है तो उसे पता चलता है कि इस लड़की के पांव मुड़े हुए हैं। उसी वक्त वो
ये चुड़ैल इस लड़के को मारने की कोशिश करती है, पर ये लड़का बड़ी ही होशियारी दिखाते हुए इस चुड़ैल को उठाकर दूर फेंक देता है और यहाँ से भागते हुए अपनी जान बचाकर निकल जाता है। यहाँ पर घर पर एम्पायरों को भी पेट में दर्द हो रहा था। जब वो अपना पेट चेक करती है तो उसके पेट में बहुत सारे निशान थे। वो इन निशानों को लेकर ज़्यादा परेशान नहीं होती क्योंकि उसे लगता है कि ये एलर्जी है। वो अब कुछ सब्जियां लेकर आई थी जिसे वो जब किचन में रखने जाती है तो किचन के दरवाजे से में से वो देखती है कि कोई अजीब सा क्रिएचर उसके किचन में कुछ बना रहा है। वो जल्दी से दरवाज़ा खोलती है तो उसे पता चलता है कि ये तो उसके दादा हैं। अंदर जाकर जब वो अपने दादाजी से बात करती है तो उसके दादा अब उसके छोटे भाई यानी कि रैफल की आवाज़ में उससे बात कर रहे थे। इसी टाइम पर दोबारा फ़ोन रिंग करता है। एम्पायर जब फ़ोन दोबारा उठाती है तो उसे रैफल की आवाज़ आ रही थी। पहले की तरह से रैफल बात करते हुए उसे रैफल की आवाज़ पास के एक फ्लैट से आ रही थी। वो फ़ोन को ऐसे ही छोड़कर जल्दी से उस फ्लैट का दरवाज़ा खोलती है और फाइनली उनका भाई उसी फ्लैट में मिल चुका था। इस अजीब वाक़ये से पूरे घर वाले डर चुके थे। रैफल और एम्पायर की मॉम अपने हस्बैंड से कहती हैं कि बस अब और हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम इस घर को छोड़कर कहीं और चले जाएंगे। फिर ये आदमी कहता है कि नहीं, हमने इस घर को खरीदने के लिए बहुत सा बैंक लोन लिया है, हम इसे ऐसे नहीं छोड़ सकते। रात हो गई थी। एम्पायर वो जैसे ही अपने कमरे के अंदर कदम रखती है तो उसी सेकंड उसके कमरे के सारे खिड़की दरवाजे एक साथ बंद हो जाते हैं। यहाँ तक कि लाइट भी उसके कमरे की चली गई थी। वो जोर जोर से चिल्लाती है। उसके मॉम डैड जैसे ही कमरे में आते हैं तो उन्हें नजर आता है कि बहुत बड़ा खौफनाक भूत के हाथ जो एम्पायर की तरफ बढ़ा था, उसके डैड एम्पायर को बचाकर पीछे कर लेते हैं। और ये देखने के बाद इन लोगों को फाइनली यकीन आ चुका था कि उनके घर में कोई और नहीं यानी कोई भूत रहता है। अब तो ये लोग इस घर में बिल्कुल ही नहीं रहने वाले थे। रैफल और एम्पायर की डैड इन सब को लेकर एक होटल में चले जाते हैं और पूरी रात ये लोग दुआएं करते हुए गुजार देते हैं कि वो इस आत्मा से बच जाएं जो उनके घर पर रह रही है। अगले दिन एम्पायर के मॉम डैड को बैंक वाले बुलाकर यह बताते हैं कि आपको जल्द से जल्द बैंक का लोन वापस करना होगा। पैसों का इंतजाम करने के लिए एम्पायर के डैड अपने फ्रेंड्स को कॉल करते हैं, लेकिन कहीं से पैसों का इंतजाम नहीं हो पाता। वो पिछले 2 दिन से ऑफिस ही नहीं गए थे, इसलिए उनको जॉब से भी निकाल दिया गया था। थक हार कर अब एम्पायर की मॉम उस पैरालाइज लेडी के घर जाती हैं जिसकी मॉम ने उसे कार्ड दिया था। वो अपने घर में होने वाली सभी चीज़ों के बारे में उनको बताती हैं, जिस पर ये लेडीज़ कहती है कि हमें तुम्हारे घर पर होने वाली हर चीज़ के बारे में पहले ही पता था। अब उनके घर को देखने के लिए वो उनके साथ आ गई थी, जबकि अब एम्पायर भी उनके घर में रहने वाले पिछले लोगों से मिलने के लिए गई थी। ये औरत बताती है कि जब हम लोग उस घर में रहते थे तो मेरी एक पूरी फैमिली थी, मेरा बेटा, मेरे हस्बैंड, और हमें नहीं पता था कि मेरा बेटा एक ट्रांसजेंडर है। उसे लड़का होने के बावजूद लड़की बनने का शौक था। इसी के गुस्से में उसके डैड हमेशा उस लड़के को बेसमेंट में बंद करके रखते थे। लेकिन वक्त गुजरता रहा, उस लड़के की आदतें बदली नहीं। वो बिल्कुल औरतों की तरह बिहेव करने लगा। उसके बेटे को माँ बनने का शौक हो गया और इसी वजह से वो लड़के को वहीं बंद करके यहाँ आ गई और वो लड़का वहीं तड़प तड़प कर मर गया। तब से उसी की आत्मा वहाँ पर भटक रही है। यहाँ ये रिवील होता है कि वो अपनी माँ बनने की ख्वाहिश पूरा करने के लिए एम्पायर के भाई को बार बार लेटर्स लेकर अपने पास बुलाता है और उसको 2 बार मौका पाने के बावजूद भी एम्पायर को उसने इसलिए नहीं मारा क्योंकि एम्पायर प्रेग्नेंट थी। एम्पायर ये सब कुछ जानने के बाद फौरन घर आती है जहाँ उसकी मॉम उस पैरालाइज लेडी को लेकर आई हुई थी। वो आत्मा इस पैरालाइज लेडी के शरीर के ऊपर कब्जा कर लेती है और इन सब को मारने के लिए इनके ऊपर हमला करती है। तभी एम्पायर एक कांच का टुकड़ा लेकर उसको धमकी देती है कि अगर तुमने हम सबको नहीं छोड़ा तो मैं इस बच्चे को मार दूंगी। ये सुनकर वो आत्मा थोड़ी रिलैक्स होती है और एम्पायर दोबारा उसे कहती है कि अगर तुम हम सबको छोड़कर यहाँ से नहीं गई तो मैं इस बच्चे को मार दूंगी। मुझे पता है कि तुम ये बच्चा लेना चाहती हो। ये भूत या आत्मा अब इमोशनल हो चुकी थी। तब मौका पाते ही एम्पायरों के डैड उसके ऊपर चढ़ते हुए उसे लेकर खिड़की से नीचे कूद जाते हैं, जिससे उनकी खुद मौत हो जाती है। और भूत फिर भी नहीं मरता, जिनके मरने के बाद उनके लाइफ इंश्योरेंस के सारे पैसे उनकी मॉम यानी एम्पायर की मॉम को मिलते हैं। उन पैसों से वो इन घर का बैंक का लोन चुकाते हैं और अपनी फैमिली के साथ इस घर को छोड़कर यहाँ से चले जाते हैं। जबकि वो आत्मा व भूत अभी भी उसी घर के उसी कमरे में अभी तक बंद है, जिसको दिखाते हुए ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।